लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन 6 तक डिस्कस किया था। इसके बाद अब हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, वो एक आर्टिफिशियल वॉल्यूम V के अंदर है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, इसलिए V के अंदर माना है। अब जब वो डिके होता है डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वो भी बॉक्स के अंदर है। तो फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन द वेव फंक्शंस of the wave function, the system is considered to be contained in an artificial volume V. The normalized wave functions of neutrino and electrons can therefore be represented as, कोई भी किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन हो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस मोमेंटम और पोजिशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो चूंकि फंक्शन अब हमने इसको पूरे सिस्टम को हमने वॉल्यूम V के अंदर माना है, तो 1/√V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा, न्यूट्रिनो का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। साइन न्यू इज इक्वल टू V⁻⁻1/2 या 1/√V एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस न्यू पी न्यू डॉट आर। पी न्यू न्यूट्रिनो का मोमेंटम है और आर उसका पोजिशन वेक्टर है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है डिके में, तो ये स्टार लगा हुआ है 1/। अब न्यूट्रिनो को हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब पोजीशन में मान लिया था। एमिटेड एंटी न्यूट्रिनो इज इक्विवेलेंट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिनो, तो इसलिए यहाँ पर स्टार नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हो जाएगा V⁻⁻1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस Pe डॉट आर। Pe इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है और R इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर है। तो वेयर P न्यू एंड Pe आर द मोमेंटा ऑफ न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली एंड आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों वैल्यूज को हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, साई E स्टार साई न्यू, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√V इंटू 1/√V ये हो जाएगा 1/V, और E की पावर में है ये, तो यहाँ पर P न्यू प्लस Pe ये ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, बाकी सब कॉमन आ जाएगा, P न्यू प्लस E Pe डॉट आर आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है ये मल्टीप्लाई होके दोनों को इस फॉर्म में आ जाएगी 1/V E की पावर माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस Pe P न्यू डॉट आर। अब जो वेव फंक्शंस हैं इनकी जो वैल्यू है वो न्यूक्लियस के आसपास वैल्यू वेव फंक्शन की ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वेव पार्टिकल्स दूर चलते जाएंगे इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हम इनको पार्टिकल्स के जो वेव फंक्शन न्यूक्लियस डायमेंशंस के पास कंसीडर करेंगे, यानी आर की जो वैल्यू लेंगे हम न्यूक्लियर रेडियस के ऑर्डर की लेंगे, न्यूक्लियर डायमेंशंस के ऑर्डर की लेंगे। आर की जो पोजिशन वेक्टर है, जो मोमेंटा है, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के, इन दोनों मोमेंटम्स को हम रफली बराबर मान लेंगे, बराबर हैं, और इनकी वैल्यू mc के बराबर मान लेंगे। m इलेक्ट्रॉन का मास है और c ये मानते हो कि दोनों पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से एमिट हो रहे हैं, तो मोमेंटम हो जाएगा m इंटू सी। ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, इतना ही मोमेंटम हम न्यूट्रिनो का मान लेंगे, तो दोनों का मोमेंटम हो जाएगा mc। तो यहाँ पर mc प्लस mc ये हो जाएगा ट्वाइस mc, और ये डॉट ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने r मान लिया है। तो सिंस न्यूक्लियर वेव फंक्शंस हैव एप्रिसिएबल वैल्यूज ओनली इन द रीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डायमेंशंस, या न्यूक्लियर डायमेंशन उसके न्यूक्लियर के रेडियस के साइज का पोजीशन पर, एंड इफ P न्यू एंड Pe यानी न्यूट्रिनो का मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बोथ आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ mc का ऑर्डर का मान लिया है। तो जो एक्सपोनेंट है हमारा E की पावर में जो आ रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो, अभी हमने यहाँ माइनस को इग्नोर कर दिया है, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा अपॉन h क्रॉस Pe प्लस P न्यू डॉट आर। इसकी रफली वैल्यू हो जाएगी, हमने आयोटा को भी इग्नोर कर दिया है, केवल जो
तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच क्रॉस, ये एम सी प्लस एम सी 2mc और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें हमें नोन है। इलेक्ट्रॉन का मास भी हम जानते हैं, लाइट की वेलोसिटी भी हमें पता है, न्यूक्लियर डायमेंशंस भी क्या होते हैं वो हमें पता है, एच क्रॉस की वैल्यू पता है। ये सभी वैल्यूज अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसकी वैल्यू आती है 1/10 और ये 1/10 1 से बहुत कम है, यानी 0.1 हो गया। 1/10 मीन्स 0.1 और ये 1 से बहुत कम वैल्यू है, ठीक है ना। यानी जो एक्सपोनेंट हमारा ये इसकी वैल्यू 1 से कम है, बहुत कम है। अगर हम इस एक्सपोनेंट को e की पावर -x मान लें, इसको x मान लें, तो e की पावर -x हो जाएगा। e की पावर -x का एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, ये 1/v तो बाहर रहेगा, 1/v e की पावर -x क्या होता है 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से वैल्यू आती जाएंगी। तो 1 - x हो गया प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये 2 आ गया, लेकिन आयोटा है यहाँ पर, तो आयोटा द्वारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा स्क्वायर का वजह से यहाँ माइनस आ गया। इसी तरह से और आगे टर्म्स इसमें आती चली जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, ये जो एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू 1/10 है, यानी 1 से बहुत कम है। यानी जो अब इसमें एक्सपेंशन में जो वैल्यूज आ रही, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 के कंपैरिजन में ये सेकंड टर्म बहुत छोटी है, यानी 1/10 है। और थर्ड टर्म फिर स्क्वायर हो रहा है तो 1/100 है। तो इसी ऑर्डर में हर टर्म डिक्रीज होती जा रही है। ये 1 हो गया, ये रफली 1/10 हो गया, ये रफली 1/100 हो गया, अगली टर्म 1/1000 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाली 1/10,000 हो जाएगा। तो इस ऑर्डर, इस क्रम में ये वैल्यूज कम होती जा रही है। तो अगर हम 1 के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं इनको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा इसमें से। तो साई ई स्टार साई न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/v, रफली 1/v। हमने क्या किया यहाँ पर, 1 के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं इसमें उनको नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज दीज वैल्यूज आर वेरी लेस देन 1। ये 1/10 है, ये 1/100 और भी कम हो जाएगी, अगली वाली टर्म और भी कम होती चली जाएगी, इस तरह से। तो हमने सभी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया है। अगर हम केवल फर्स्ट टर्म लेंगे तो इसमें देखिए सेकंड टर्म में तो मोमेंटम टर्म आ रही है। मोमेंटम या एनर्जी है तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। मोमेंटम, किसी बॉडी में मोमेंटम होगा तो एनर्जी भी होगी। तो मोमेंटम एनर्जी वाली टर्म यहाँ से सेकंड टर्म से शुरू होती है। तो अगर हम केवल फर्स्ट टर्म को कंसिडर करें जो कि एक 1 वैल्यू है इसकी, इसमें कोई भी एनर्जी और मोमेंटम की टर्म नहीं है। तो हमारा जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा, अब ये वैल्यू जो साई ई स्टार साई न्यू की है, ये इक्वेशन 6 में, ये जो इक्वेशन 6 है हमारी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, साई ई स्टार साई न्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/v, तो v यहाँ जाएगा, g/v हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, साई एफ स्टार एम साई आई डी टाउ, ये वैल्यू बचेगी। तो जब हम इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा HIF = g/v इंटीग्रल साई एफ स्टार एम साई आई डी टाउ। और इस इंटीग्रल को हम मान लेंगे मॉडुलस MIF, तो ये हो जाएगा g/v मॉडुलस MIF। ये जो मॉडुलस MIF है ये कहलाता है न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल वेव फंक्शंस। यानी जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ट्रांजिशन क्या हो रहा है, बीटा डिके में इनिशियल वेव फंक्शन फाइनल वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट ही इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट, ये MIF है जो मैट्रिक्स एलिमेंट का न्यूक्लियर पार्ट है और किसका, फाइनल और इनिशियल वेव फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अब इस HIF की वैल्यू हम इक्वेशन 1 थी जो हमारी, इक्वेशन 1 में क्या था, यहाँ पर HIF स्क्वायर था, ठीक है ना। ये g²/v² नहीं था, यहाँ केवल HIF स्क्वायर था। तो ये HIF की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे
तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर वी स्क्वायर मॉडुलस एम आई एफ स्क्वायर। तो जी बाकी चीज़ वही रहेगी, पी ई इंटू डी पी ई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच क्रॉस जी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मॉडुलस एम आई एफ स्क्वायर डी एन ओवर डी ई जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ जो ये मैट्रिक्स एलिमेंट न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट आया है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट किसका है, अलाउड बीटा डिके के लिए है। क्यों है ये अलाउड बीटा डिके के लिए? क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी और मोमेंटम वाली टर्म नहीं है। हमने इसको कंसीडर किया है 1 को, ये टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी है। तो ऐसा मैट्रिक्स एलिमेंट किसका होता है, अलाउड बीटा डिके का। ये चीज़ आप याद रखना, जिस मैट्रिक्स एलिमेंट में एनर्जी और मोमेंटम की टर्म नहीं आती हैं वो अलाउड बीटा डिके का मैट्रिक्स एलिमेंट होता है। अगर हम सेकंड टर्म को भी कंसीडर कर लेते तो ये जो भी मैट्रिक्स एलिमेंट आता हमारा वो होता फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डिके का मैट्रिक्स एलिमेंट। अगर इसको भी कंसीडर कर ले तो सेकंड फॉरबिडन बीटा डिके का मैट्रिक्स एलिमेंट। इसी तरह से मैट्रिक्स एलिमेंट बनते चले जाएंगे। अगर केवल 1 को कंसीडर करेंगे तो अलाउड बीटा डिके का, यहाँ तक कंसीडर कर लेंगे तो फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डिके, ये यहाँ तक कंसीडर करेंगे तो सेकंड फॉरबिडन बीटा डिके। इसी तरह से हमें मैट्रिक्स एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। तो हमने व्हेन पी ई प्लस पी न्यू डॉट आर एंड इट्स हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड इन इक्वेशन 9, ये जो इक्वेशन 9 थी इसमें यहाँ से आगे की हमने सब नेग्लेक्ट कर दी हैं, नेग्लेक्टेड, देन वी गेट इक्वेशन 10। तो हमें ये इक्वेशन 10 मिलती है। तो यह जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, इन विच द मैट्रिक्स एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जैसा मैंने बताया, क्योंकि हमने 1 को लिया है केवल, तो उसमें एनर्जी मोमेंटम की टर्म आ नहीं रही है, तो उससे इंडिपेंडेंट है ये, ऑफ द लाइट पार्टिकल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं। दिस गिव्स अस अलाउड ट्रांजिशन, यानी इस मैट्रिक्स एलिमेंट को जो कि एनर्जी और मोमेंटम टर्म जिसमें नहीं है उसको अगर हम लेके चलेंगे तो जो हमारे ये मैट्रिक्स एलिमेंट होगा वो अलाउड ट्रांजिशंस के लिए होगा। द मैट्रिक्स एलिमेंट HIF ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशंस विल बी एनर्जी डिपेंडेंट एज दे कंटेन द टर्म्स ऑफ द फॉर्म। अगर हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करें, चाहे सेकंड करें, चाहे फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकंड से ही मोमेंटम शुरू हो जाता है, मोमेंटम की टर्म आनी शुरू हो जाती हैं। तो सेकंड टर्म को लेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फॉरबिडन, थर्ड टर्म को लेंगे तो हो जाएगा सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन का मैट्रिक्स एलिमेंट। तो इस तरह से मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो चेंज होता चला जाएगा, अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए अलग अलग मैट्रिक्स एलिमेंट होगा। अब हमारे पास, अब हम इस वैल्यू को निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स dN ओवर DE0, इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इसके लिए हम ये मानेंगे हमारा जो सिस्टम है वो V वॉल्यूम के अंदर है, ये ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है हमारा, और एक हम 6 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करेंगे। वो कौन कौन सी डायमेंशंस होंगी, एक तो x, y, z 3 डायमेंशंस तो ये होगी, और px, py, pz 3 डायमेंशंस ये होगी। तो 6 डायमेंशनल एक स्पेस को इमेजिन करेंगे। उस 6 डायमेंशनल स्पेस में उसको हम बोलते हैं फेस स्पेस, ठीक है ना। उस 6 डायमेंशनल स्पेस को क्या बोलते हैं, फेस स्पेस। तो इस फेस स्पेस में कोई अगर हम यूनिट वॉल्यूम लें तो वो कितना होगा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, डेल्टा px, डेल्टा py, डेल्टा pz, ये उसका वॉल्यूम होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा x इंटू डेल्टा px होता है h। ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, आप वैसे तो h×2 होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल ऑर्डर ले रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। डेल्टा y इंटू डेल्टा py वो भी h होगा, डेल्टा z इंटू डेल्टा pz वो भी h होगा। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z इंटू डेल्टा px इंटू डेल्टा py इंटू डेल्टा pz, इसकी लगभग इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो h³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो हमारा फाइनल सिस्टम है उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होंगी। जैसे फाइनल सिस्टम में क्या है हमारा, डॉटर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो,
अब ये आपस में किस तरह से एनर्जी को शेयर करेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी। तो एक फेस स्पेस, एक यूनिट सेल में हम एक एनर्जी स्टेट मान लें, एक यूनिट सेल में मान लीजिए एक एनर्जी स्टेट है, और उस एक एनर्जी, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, एच क्यूब, यानी एच क्यूब वॉल्यूम में एक एनर्जी स्टेट है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टेट हो जाएंगी, 1/h³। एक एनर्जी एच क्यूब वॉल्यूम में, फेस स्पेस का जो वॉल्यूम है h³, उसमें एक एनर्जी स्टेट को हमने मान लिया है। तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स dN/d0 is obtained using statistical mechanics, so called statistical factor, for a particle moving in a 6-dimensional space। 6-dimensional space को बोलते हैं फेस स्पेस। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x y z, px py pz। द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इन फेस स्पेस इज गिवन बाई, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है और इसकी वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से h³। और जो हमारा ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है, जो बॉक्स लिया हमने, उसका वॉल्यूम है v। लेट ईच यूनिट सेल इन फेस स्पेस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टेट ऑफ द फाइनल सिस्टम। जैसा मैंने बताया, हर यूनिट सेल में एक एनर्जी स्टेट है, ठीक है ना। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, h³। तो h³ वॉल्यूम में एक एनर्जी स्टेट है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी, 1/h³, यानी 1/h³ मीन्स h⁻³ तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी स्टेट्स हो जाएंगी। तो देयरफॉर द स्टेट्स अवेलेबल टू ए फ्री पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेस स्पेस विद ए डेंसिटी, कितनी हो जाएगी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टेट्स हो गई, h⁻³ तो ये डेंसिटी होगी, एनर्जी स्टेट्स की डेंसिटी आ गई है। यूनिट वॉल्यूम में इतनी h⁻³ स्टेट्स होंगी, तो ये हो गई एनर्जी स्टेट्स की, फाइनल स्टेट में एनर्जी स्टेट्स की डेंसिटी। Thus the number of final energy states of a particle restricted to a volume। अब हम फाइनल सिस्टम में, ऐसा सिस्टम जो हमारा वॉल्यूम v के अंदर कंटेन है और पार्टिकल का जो, किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो p और p + dp के बीच में है, ऐसे सिस्टम में, ऐसे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्पेशल वॉल्यूम तो हो गया हमारा v, ये तो निकाल लिया अपने डेंसिटी, यूनिट जो फेस स्पेस का यूनिट वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी हो गई। अब इसमें दो तरह का वॉल्यूम है, एक तो स्पेशल वॉल्यूम है और एक मोमेंटम वाला वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मोमेंटम वाला वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो किस रेंज में है, p एंड p + dp। तो हम p रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे और एक dp थिकनेस की एक शेल, उसके चारों ओर शेल बना देंगे। तो dp थिकनेस की, p इंटरनल रेडियस की एक स्फीयर लेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा 4πp² और थिकनेस होगी dp, तो 4πp² dp, और स्पेशल वॉल्यूम है v, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा v × 4πp² dp। इतना तो वॉल्यूम हो गया। और यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी, एनर्जी स्टेट्स कितनी है, h⁻³ तो h⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, या 1/h³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी dn जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी ऐसे पार्टिकल की जो v वॉल्यूम में कंटेन है और जिसका मोमेंटम p एंड p + dp के बीच में वेरी करता है, उसकी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी dn = v × 4πp² dp/h³।